बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की मेरी क्लास बड़ी होने वाली है, जिसमें सभी वीडियो का मैं समराइज करने जा रहा हूँ। और इसमें संविधान, इंग्लिश, मैथ लगभग सभी को एक क्लास में समराइज करने वाला हूँ। समय निकाल के आप देखिएगा, इसको बहुत आराम से चलेगी वीडियो। थोड़ा बहुत त्रुटियाँ हो सकती हैं, आप उसको समझिएगा। मैं बहुत ज़्यादा एडिट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन से मैं स्टार्ट करना क्यों चाह रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की आत्मा है, हमारे लोगों की आत्मा है। और संविधान की जो प्रस्तावना है वही संविधान की आत्मा है। हालांकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसमें जो आर्टिकल 32 है उसको इसकी प्रस्तावना माना है। साथियों, आज जो हमारे देश की स्थिति है, हर एक किसी संविधान के आर्टिकल से प्रेरित है। उस संविधान में आपको देखना है, समझना है कैसे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने संविधान में प्रियम्बल पढ़ाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और धर्म की उपासना तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा मार्ग से शुक्ल का पश्चिमी जो था, वो हिंदी कैलेंडर नहीं पता, लेकिन तारीख याद रखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित है क्या? अधिनियमित मतलब जो इनमें लिखे गए थे, इसमें संविधान में जो लिखे गए थे उन सारे नियम को हम सीरियल वाइज रख रहे हैं, वो अधिनियमित है। आत्मार्पित, हम केवल कागजों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में इसको ले जा रहे हैं और अंगीकृत कर रहे हैं, एक रूप दे रहे हैं। ये क्यों लागू किया गया, ये हमें इसका विशेष ध्यान होगा। क्यों संविधान बनाया गया? संविधान बनाने से पहले क्या स्थितियाँ रही होंगी भारत की? संविधान ना होता तो क्या होता? संघर्ष क्यों है? संघर्ष का क्या योगदान रहा संविधान बनाने में? आंदोलनों का क्या उद्देश्य रहा? संविधान हमारे आंदोलन का फल है? एक समीक्षा कीजिए, इस पर आपको एक तुलना करनी है। हमारे जो जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, उस जीवन को समझना होगा। हमारा जीवन है क्या, कहाँ हम लोग भटक रहे हैं, किस ज़िंदगी में जी रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आप देखेंगे तो सारे उत्तर आपको संविधान में मिल जाएंगे। जो आध्यात्मिक युग है, जिसको लोग आध्यात्म के नाम से जोड़ देते हैं कि कोई फला पंथ का है तो कोई दूसरे पंथ का है, कोई किसी पंथ का, मैं किसी पंथ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अर्थात किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी रास्ते का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं एक मानवतावादी की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये मानवतावादी जो कल्चर है, मानवतावादी जो संस्कृति है, इसी को संविधान लागू करता है, इसी को संविधान स्थापित करता है। यही सच्ची मानवता है। हर एक धर्म के लोग, धर्म को स्थापित करने वाले लोग अपने आप को मसीहा कहते हैं, उसकी जो त्रुटियां हैं स्वीकार नहीं होती, अक्सर देखा जाता है। त्रुटियां आखिर होती हैं तो क्यों है? त्रुटियों की क्या परिभाषा है? त्रुटियां किस हद तक नाजायज या गलत होती हैं, इस पर कोई विशेष उल्लेख नहीं करते हैं। बस त्रुटियां हो गई तो हो गई। तो इन सब चीज़, लेकिन संविधान क्या है? संविधान इन त्रुटियों को उल्लेख करता है, त्रुटियों को बताता है कैसे क्या चीज़ है। इसीलिए संविधान लागू किया गया। अगर देखा जाए तो अपने देश का संविधान सर्वोपरि है, सभी दुनिया के सभी विचारधारा का सम्मान करता है। सम्मान करने के साथ साथ उसमें जो काल्पनिकता, उसका विरोध भी करता है। जो मानवतावादी तत्व है उनका सम्मान करता है। वो दुनिया का कोई भी पंथ रहा हो, कोई भी धर्म रहा हो, कोई भी महापुरुष हो, सबका हमारा संविधान सम्मान करता है। और दुनिया का कोई कट्टरपंथी विचारधारा को, भारत का कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा होगा, उसका विरोध करता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है।
आप कितने बड़ी मानवतावादी हो जाइए, गलतियां आपसे होंगी। आप कहीं पर भी चले जाइए, गौतम बुद्धा को मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे उनमें उनके प्रति रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। रीज़न ये है कि वे एक मानवतावादी इंसान थे। उन्होंने खुद को कहा कि मैं एक मसीहा नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, और उन्होंने भी बताया था कि गलतियाँ स्वाभाविक हैं। उन्होंने क्षमा करुणा की बात कही है जो हमारे संविधान में मिलती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि संविधान है क्या, संविधान की क्या विशेषता, संविधान क्यों लागू किया गया है, इस पर्पज़ में आपको बताना चाह रहा हूँ। संविधान सभी मानवतावादियों का स्वागत करता है, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस पंथ का हो, और संविधान सभी कल्पनावादियों का, पाखंडवादियों का और हिंसात्मक लोगों का बहिष्कार करता, विरोध करता हो, चाहे जिसका हो, भले ही वो क्यों ना बुद्धिज्म का फॉलोअर क्यों ना हो, अम्बेडकर के भक्त भले ही क्यों ना हो, अगर वो कट्टरवादी है, मानवता का सम्मान नहीं करता, हिंसा का सहारा लेता है, तो संविधान उसे कभी सम्मान नहीं दे सकता। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। संविधान सभी के हक और बराबरी का, सभी के हिस्सों का हिस्सा देता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। ऐसा संविधान दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा होगा, और फिर भी उस संविधान का विरोध किया जाए तो बहुत बड़े दुख की बात है। दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी, चाहे हिंसा का आंदोलन हो, चाहे जन आंदोलन हुए हों, उनका मेन टारगेट था, मेन उद्देश्य था हक और अधिकार पाने को। अगर आपका हक और अधिकार मिल जाता है तो आपको आंदोलन की क्या ज़रूरत है। आपको जितना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, हाँ, आप प्रकृति के नियम के खिलाफ हैं, आप अकेले पूरे दुनिया में राज करना चाहते हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, तो आपके लिए संविधान नहीं है। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर तो मैं भी आपका विरोध करूँगा, क्यों ना कुछ हो जाए। तो संविधान के पहले की जो बैकग्राउंड है, संविधान क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किस लिए बनाया गया, कितने लोगों का बलिदान है इसमें, और संविधान वास्तविकता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट किया गया है। उनको कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए। हालांकि कहने का उनका अधिकार है, मैं उनको विशेष रूप से व्यक्तिगत उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन तुलना ज़रूर करिए कि संविधान कॉपी पेस्ट क्यों है। क्या जितने भी आंदोलन हुए सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए आंदोलन होते हैं? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगे, क्या लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कॉपी पेस्ट करते रहे? ये दिमाग में क्वेश्चन आपको रखना है। क्वेश्चन ज़रूर पैदा करिए। हो सकता है क्योंकि कोई भी कितना ही बड़ा महापुरुष क्यों ना, गलतियाँ सबसे होती हैं। क्वेश्चन ज़रूर करना है आपको। संविधान बनाने से पहले का बैकग्राउंड क्या था? इस धरती की उत्पत्ति, तो धरती का जो आयु है करोड़ों वर्ष पूर्व है। मैं मोबाइल की तरफ रहा हूँ, लेकिन इशारा तुम्हारी तरफ है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। संविधान के बनाने से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व है आयु। अब जो हमको नहीं पता है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। बस हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ, अगर धरती 4 अरब वर्ष पूर्व है तो यहाँ कोई ना कोई वंश रहा होगा और नष्ट हो गया होगा। जैसे इस समय डायनासोर थे, उसके अंश हमको मिले हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर डायनासोर रहे होंगे, उनके डीएनए मिले हैं, उनके अंश मिले हैं। तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का डीएनए कितने वर्ष पुराना है? लाखों वर्ष पुराना है मानव का डीएनए। तो इसका मतलब कि लाखों वर्ष पूर्व यहाँ पर मानव था। लेकिन जो हमारे इतिहास में जो ऐतिहासिक काल है, जिसमें हमको साक्ष्य हैं प्राप्त हैं, साक्ष्य डायरी, जिसमें हमको साक्ष्य प्राप्त हैं, ऐतिहासिक काल, जिनके आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं आपको कि ऐसा था, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें अवशेष मिले हैं, वहाँ पर किस प्रकार की बिल्डिंगें थी, नाली थी, मटके मिले, खेत जुते हुए मिले, इस प्रकार के बहुत अवशेष मिले, तो सिद्ध होता है कि वहाँ पर मानव सभ्यता रही थी
और वहाँ के लोग काफ़ी सभ्य लोग थे। उनकी सभ्यता नष्ट की गई, ये भी सिद्ध होता। किसके द्वारा नष्ट की गई है, ये सिर्फ अनुमान लगाना, सोचने का विषय है, सिद्ध करने का विषय है। मैं यहाँ सिद्ध नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता जब नष्ट होती है, उसके बाद का जो इतिहास, उनका जितना भी लेख था, जिनकी लिपि थी, जो उनकी भाषा थी, सब नष्ट की गई। उसके बाद 1750 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का विकास होता है। अब वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व ये बताया जाता है कि वैदिक सभ्यता का प्रचलन हुआ। वैदिक सभ्यता के लोग हवन करते थे, संस्कृत बोलते थे और अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। वैदिक सभ्यता का तात्पर्य जिनमें वेदों की रचना की गई, जिस काल में वेदों की रचना की गई है। 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है शूद्र। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वें मंडल में जोड़ा गया। ऋग्वेद का पहला मंडल, 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया और 10वें मंडल में शूद्र का वर्णन है। शूद्र को अगर देखा जाए तो यहीं का जो भारतवर्ष का मूल निवासी है, सिंधु घाटी सभ्यता का है, वही मूल निवासी है। सिंधु घाटी सभ्यता में मटके पाए गए, जो हमारे भारत संस्कृति के लोग मटके बनाने की प्रथा आज भी है, जो एक विशेष वर्ग जिसे जाति में बांट दिया गया है। काम के आधार पर, पहले बताया जाता है कि काम के आधार पर जातियों का बंटवारा हुआ, लेकिन इसके बहुत साक्ष्य हैं कि ये ऐतिहासिक है कि इनकी जातियों का बंटवारा काम के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक कारणों के आधार पर इनको बांटा गया। राजनैतिक कारण रहे, सामाजिक बहुत ऐसे कारण रहे जिनके कारण जातियों में समाज को बांटा गया। आज समाज में 6743 से भी ज़्यादा जातियाँ, रिटर्न में मिलता है कि 6743 जातियाँ हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक लोग अपने आप बटे हुए। और ये जो जातियाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ना कोई महापुरुष रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसा इतिहासकार बताते भी हैं कि कोई ना कोई महापुरुष था जिसके नाम पे जातियाँ बनी, चाहे वो यादव वंश हो, चाहे साहू वंश हो, चाहे पासी वंश हो, चाहे चमर वंश हो, हजारों इस तरह के वंश, जितनी भी जातियाँ, कोई एक महापुरुष था, कोई एक आदमी था। उस कबीले के झुंड का नाम एक जाति पड़ जाती थी। और आर्यों के आगमन से पहले, उस समय शुंग से पहले, यहाँ पर सभी वंश एक दूसरे में शादियाँ होती थी। अपने वंश में तो शादी होती नहीं थी, सभी एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। हालांकि ये सब बाद में सभ्यता को मिटाया गया और वैदिक सभ्यता स्थापित हो गई। वैदिक सभ्यता से पहले, जब वैदिक सभ्यता स्थापित होने के बाद 1500 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर पाखंड का प्रचंड उद्गम हुआ, विकसित हुआ, अपने चरम सीमा पे था। समाज 4 वर्गों में पूरी तरह विध्वंस हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित होने के कारण यहाँ पर कई विदेशियों के आक्रमण हुए। शक, कुषाण, हुणों का आक्रमण, फिर मुगलों का आक्रमण। शक, कुषाण आपस में लड़ झगड़ के तो हार के चले गए, लेकिन मुगल सफल हो गए। मुगलों के सफल होने का कारण था कि वो जो यहाँ पहले आए, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता की समस्या देखे कि यहाँ पर बहुत तरह तरह की प्रथाएं थी। जैसे स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और मटका छूने पर विशेष वर्ग को मार दिया जाता था। इस तरह बहुत हुए, बहुत ऐसी घटनाएं हैं। मुगलों से बहुत पहले, हजारों साल पहले, लगभग 1000 साल पहले, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में शुद्धोधन नरेश के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ ने के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन का उथल पुथल होता रहता था। आप विश्व का इतिहास देखिए कि जितने भी क्वेश्चन वाले लोग थे, महापुरुष थे, सबकी हत्या हुई है। वो अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, अपने प्रश्नों को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनकी हत्या की गई।
चाहे ईसा मसीह हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे सुकरात हो। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिनको सजाए मौत दिया गया। राजा द्वारा उनकी सज़ा होती थी। राजा बनाए जाते थे जिनके पीछे धर्मावलंबियों का हाथ होता था। जो धर्म के कट्टर अनुयायी होते थे, पुरोहित ही मुख्य सत्ता के अधिकारी होते थे और अपनी विचारधारा को चलाने के लिए राजा को बनाया करते थे। राजा सिर्फ एक पुतला होता था, उनके पीछे धर्मावलंबियों का हाथ होता। धर्म के अनुसार पूरे समाज की संरचना स्थापित होती थी। उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इनके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होते थे, बहुत प्रश्न पूछते थे। जो भी उत्तर मिलते संतुष्ट नहीं होते थे, पर उत्तरों में फिर प्रश्न बना लेते थे, लेकिन कोई उत्तर कोई सक्षम नहीं था। न पुरोहित दे सकते थे, न इनके माता पिता। हालांकि इन्होंने वेद पुराण को पढ़ा, आरण्यक को पढ़ा और ये जंगल में निकल गए। जिस तरह से उनमें लिखा था कि इतने इतने वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं, इन्होंने परीक्षण करना शुरू कर दिया। जब बाद में देखा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, यथार्थ ज्ञान। उसी को कहते हैं रियलिज्म, यथार्थवाद। उस यथार्थवाद को इन्होंने स्थापित किया और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत शालीन स्वभाव से, जहरीले बोल से, जहरीले हमलों को स्वीकार करते हुए अपनी विचारधारा को समाज में स्थापित करने में सफल हुए। हालांकि बाद में एक बुद्ध की तो नहीं बल्कि हजारों बुद्धों का कत्ल किया गया और बुद्धत्व को इस धरती से मिटाने का एक प्रयास किया गया। मैं बात कर रहा हूँ पुष्यमित शुंग की, जिसने बृहदत्त मौर्य की हत्या किया और बृहदत्त मौर्य के बाद हजारों बौद्ध भिक्षुओं के सिर काटे गए। ये केवल अपने देश में, हमेशा देश में होता है। ये सिर्फ हक अधिकारों की बात हुई। उसके बाद फिर से स्थापित की गई वैदिक सभ्यता की एक शाखा, और वही काल था जब मनुस्मृति लिखी गई। उस मनुस्मृति आज प्रमाण है जो भारत के समाज किस प्रकार से बांटा गया, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होता है। और आज भी समाचार पत्रों, न्यूज़पेपरों, चैनलों में बहुत देखने को मिलता है किस प्रकार से एक विचारधारा के लोग दूसरे विचारधारा वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। ये धर्मावलंबी कट्टरपंथी अगर देखा जाए तो असली आतंक यही है जो मानवता को नहीं मानता है। उसके बाद राजाओं का एक दूसरे पर आक्रमण होते रहे, एक दूसरे की हत्या करते रहे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत होता था प्रकृति में। जो ताकतवर होता था वही सब कुछ होता था। राजा ही जज होता था, राजा ही सब कुछ होता था, राजा ही भगवान होता था और राजा की हर कही बात मानना पड़ता था जनता को। मैं आपको संविधान के बैकग्राउंड की बात बता रहा हूँ, कैसे आपको लिखना है, संविधान कैसे बना, क्यों बना, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद जब पुष्यमित शुंग का शासन आता है, गौतम बुद्ध के सारे अनुयायियों की हत्या कर दी जाती है, समाज को फिर से पुनः बांट दिया जाता है और फिर चरमोत्कर्ष होता है। वही वैदिक सभ्यता, वैदिक जीवन, आर्य समाजी, जिसे कहते हैं मनुवाद, ब्राह्मण धर्म का उदय होता है, पुनः उदय होता है, पुनरुत्थान होता है और बहुत तगड़े से इसका बहुत उसकी जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि उन जड़ों में जो बुद्ध के अनुयायी थे उनका खून पहुंच चुका था। लोग डर गए और फिर समाज विभाजित हो गया। राजाएं एक दूसरे पर हक अधिकार के लिए हमला करते रहे। गांव में जमींदारी जैसी प्रथा स्थापित की गई और उस जमींदारी में जो राजा होते थे, एक विशेष वर्ग को राजा बनाकर पीछे ब्राह्मण का एक अधिकार, उसकी विचारधारा राज करते थे। पानी पीना, ज़मीन पे चलना, झाड़ू मटके लगा के, इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह से हमारे देश की एक मानव सभ्यता की जो दुर्दशा हुई वो शायद कभी ऐसा हुआ होगा, दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ऐसी क्रूर स्थिति कभी दुनिया के इतिहास में नहीं थी। हालांकि हमारे बहुत लोगों, बहुत महापुरुषों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उन सबकी हत्या हुई।
जब मुग़ल आक्रमण करते हैं तो मुग़लों ने यहाँ की जनता का साथ लिया और जनता ने उनका साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम धर्म के लेके आए थे और वो कहते थे कि हम आपको हमारा समानतावादी सिद्धांत, हालांकि मैं इस्लाम को डेकोरेट नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में बुराइयाँ होती हैं, लेकिन इस्लाम में एक अच्छाई थी कि वो समानतावादी सिद्धांत के लेके आए और उनको अधिकार देने की बात कहने लगे। जनता ने उनका साथ दिया और लोगों ने इस्लाम का विरोध करना शुरू किया। इस प्रकार मुग़ल शासक सफल हुए और काफ़ी दिनों तक राज किए। जब मुग़ल सत्ता पे बने तो ब्राह्मणों से समझौता हुआ कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप मत करिए, आप 60% लीजिए, 40% राजस्व हमको दीजिए, सारा राजस्व की वसूली हम करेंगे, राजतंत्र आप चलाइए। इस प्रकार समझौता हुआ मुग़लों और ब्राह्मणों के बीच। यहाँ पर फिर ब्राह्मण धर्म फलने फूलने लगा, फिर अत्याचार बढ़ने लगे, जमींदारी शासन प्रथा बहुत अच्छे से विस्तारित हुई, प्रचलन में आई, लोग घुट घुट के जीने लगे। फिर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज वो भी मैंने बताया कि हर धर्म में मानवतावादी होते हैं, लेकिन कुछ धर्म विशेष 3 धर्म हैं जिनमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। यहूदी, पारसी और ब्राह्मण धर्म, इनमें सुधार और परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। आप दुनिया कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। यह 3 धर्म को जन्म से श्रेष्ठ माना गया है। तो जब अंग्रेज आते हैं उनका भी जनता साथ देती है और वो भी आंदोलन में सफल होते हैं। वो वैज्ञानिक युग के थे, उनके पास नए नए हथियार थे, मशीनें थी, इसलिए वो सफल हुए। अंग्रेज़ों के रहते हुए यहाँ के जो मूल निवासी थे, बटे हुए मूल निवासी थे, जातियों में बटे हुए, कुछ ब्राह्मण के करीब, कुछ अछूत, कुछ ब्राह्मण से दूर, कुछ जंगलवासी, इस तरह के जो लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने इकट्ठा किया और एक सेना तैयार करने के लिए एक प्लान बनाया ताकि उनसे युद्ध लड़ा जा सके। तो यहाँ की जो भूखी प्यासी अधिकारहीन जनता थी, अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों ने उनका भी हक अधिकार दिलाया, अंग्रेज़ सफल हुए। अंग्रेज़ों ने उनके सेना में भर्ती करना शुरू किया, उनको हक अधिकार देने लगे, उनको पैंट शर्ट पहनाने लगे, उनको शिक्षा देने लगे, उनके सांत्वना मिलने लगी। इस प्रकार वर्गों का उत्थान होना शुरू हुआ। उसी प्रकार कुछ लोग बाहरी जो दिखावा था अंग्रेज़ों के काम को समीक्षा करने लगे। कुछ हद तक अंग्रेज़ यहाँ जो मानवता के आधार पर देखा जाए तो सही कर रहे थे, बाकी अगर देश के आधार पर देखा जाए तो ज़मीन पर अधिकार भले कर रहे थे, लेकिन मानवता और मस्तिष्क पे अधिकार, मानवता और मस्तिष्क के दिमाग में ज़मीन दे रहे थे। इस प्रकार जब विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है तो कुछ ब्राह्मण संघ के साथ रहने वाले हमारे मूल निवासी लोग भी विद्रोह कर उठते हैं कि ये व्यवस्था गलत है, ये अपमान की व्यवस्था है, विभाजनकारी व्यवस्था है। जिनमें से एक हमारे महापुरुष थे ज्योतिबा फूले, उनके साथ अपमान हुआ और उन्होंने आवाज़ उठाई। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, महिलाओं को तो बिल्कुल मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों को बिल्कुल से कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया, शिक्षा के लिए प्रेरित किया। एक मानसिक युद्ध था, ये कोई धर्म तलवार से नहीं लड़ा जाता, मानसिक युद्ध। उनकी जो धर्म की किताब थी उसमें लिखा था कि स्त्री नरक का द्वार होती है, स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उन्होंने स्त्री को शिक्षा देना शुरू कर दिया। माता सावित्रीबाई फूले बहुत संघर्ष किया, उनके साथ बहुत अपमानित लोगों ने अपमानित व्यवहार किया। लास्ट में एक माता फातिमा शेख ने उनका साथ सहयोग दिया। उनके पास ज़मीन थी और उन्होंने सहयोग दिया कि मैं तुम्हें ज़मीन देती हूँ। अंग्रेज़ों से परमिशन दिलाया, अंग्रेज़ों ने परमिशन दिया कि स्कूल खोलने के लिए। और भारत की पहली महिला शिक्षिका अगर है तो माता सावित्रीबाई फूले हैं और उनके साथ फातिमा शेख हैं। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली महिला शिक्षिका है। भारत की शिक्षा की व्यवस्था से फिर नकल करना शुरू किए दुनिया के लोगों ने, ये अंग्रेज़ों की देन थी। इस प्रकार छत्रपति साहू जी महाराज, वो भी गैर ब्राह्मण राजा थे, गैर क्षत्रिय गैर वैश्य राजा थे।
उनके साथ शुद्धत्व का थोपा जाना व्यवहार जैसा किया गया, तब उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के थीसिस को समझा। डॉक्टर अम्बेडकर उनके बच्चे जैसे से बच्चे समान थे। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की मदद किया पढ़ने के लिए, और डॉक्टर अम्बेडकर जब पढ़ के आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया में वर्ड ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज का पुरस्कार मिला था। दुनिया के ज्ञाता पुरुषों में एक थे। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं दे सकते थे उनको उपाधियाँ जो दी जाती हैं वो एक मंडल बैठता है, एक बोर्ड बैठता है जो सिद्ध करता है कि हाँ इसमें इतनी योग्यता है। कोई ऐसे नोट कागज़ नहीं पकड़ा दिया जाए लो आप दुनिया के सबसे विद्वान आदमी हो। हालांकि वो आए, फिर वहाँ उनकी नौकरी नहीं स्वीकार किया, उपाधि लेके चले आए। अंग्रेजों ने उनको ऑफर तक दिया कि आप जज बन जाइए। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकार नहीं किया। वो जानते थे कि भारत में जो समस्या है वो दुनिया में केवल एक ही डॉक्टर है, वो है डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए वो उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं किया, विदेश में रहने का प्लान नहीं किया, सारे प्रपोजल को रिजेक्ट करके इंडिया आए और छत्रपति साहू जी महाराज के बड़ौदा बैंक में नौकरी करने लगे। उस बड़ौदा बैंक में नौकरी उन्होंने शुरू किया। उनके साथ बहुत भेदभाव, बहुत अत्याचार, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद 1916 से वो सामान्य जीवन, अपने ओपन जीवन में आ गए, सामाजिक जीवन में आ गए, संघर्ष के जीवन में आ गए। क्योंकि वो दुनिया की सारी किताबें पढ़े थे, कार्ल मार्क्स पढ़े थे, मार्टिन लूथर को पढ़े थे, लेनिन को पढ़े थे, रूसो को पढ़े थे, माओ को पढ़े थे, और वो जानते थे कि दुनिया में अगर भी सुधार हो सकता है तो सिर्फ उसका एक रास्ता है, आंदोलन। और वो आंदोलन दो प्रकार के होते हैं, एक हथियार बंद आंदोलन होता है और एक कलम का आंदोलन होता है, अर्थात उसे जन आंदोलन कहते हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर मानवतावादी थे, वो हथियार बंद आंदोलन का समर्थक नहीं थे। उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको प्रेरित किया कि अम्बेडकर तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर अम्बेडकर आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारे देश में महापुरुषों की हत्याएं होती चली है, इतना क्रूरतम ये धर्म है। छत्रपति साहू जी महाराज की हत्या कर दी जाती है, अकेले हो जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। भारत में जागृति का आंदोलन होता है। आंदोलन में लोग एक दूसरे के सपोर्ट में और विरोध में आते हैं। बहुत अंग्रेज यहाँ से जाने के प्लान में रहते हैं कि अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी क्षति हुई थी, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी क्षति हुई। तो जब इतनी क्षति होने के बाद इंग्लैंड उनके हाथों से जाता हुआ दिखा तो यहाँ से जाने वाले थे। जब जाने वाले थे तो इधर गांधी और नेहरू ने समझौता करके अंग्रेज़ों से ये कहा कि हम भारत में एक सत्ता स्थापित करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर उसी समय एक बयान दिया था कि अगर अंग्रेज़ भारत छोड़ कर जाते हैं और भारत में कोई ऐसा संविधान लागू होता जिसमें हम मानवतावादी लोगों को, दबे कुचले लोगों को अगर अधिकार नहीं मिलता, तो हम ऐसा कोई संविधान मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को ये हुआ कि इनको संविधान सभा में शामिल किया जाए, लेकिन बहुत विरोध हुआ। उनके संविधान सभा में शामिल होने के लिए पहले चुनाव लड़ना पड़ता था। डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव नहीं जीते थे, चुनाव हार गए थे। उसके बाद एक ओबीसी नेता, मुझे नहीं याद, नाम नहीं, जेपी मंडल कुछ ऐसे थे उनका नाम था, जो बंगाल की सीट छोड़ दिए थे डॉक्टर अम्बेडकर के लिए। और मुस्लिम और सिख लोगों ने वहाँ जाकर प्रचार किया डॉक्टर अम्बेडकर का कि इनको वोट दिया जाए। जब डॉक्टर अम्बेडकर जीत कर संविधान सभा में पहुँचे तो उस एरिया को पाकिस्तान में घोषित किया कि इनकी सदस्यता रद्द कर दिया जाए। फिर डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा फिर पूना से जिताया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कई महापुरुषों का हाथ रहा, तब जाके डॉक्टर अम्बेडकर इतने महान हुए। उन महापुरुषों को भी हम नमन करते हैं, क्योंकि अगर वो महापुरुष ना होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी ना होते। हमारे कितनों महापुरुषों की आए दिन हत्या हो रही, आज भी हत्याएं हो रही हैं। तो इन हत्याओं को कैसे रोका जाए, एक समतावादी समाज कैसे स्थापित किया जाए, बाहुबलियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, पूंजीपतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, सामान्य लोगों में नेतृत्व कैसे पैदा किया जाए, इन सब विचारधाराओं का संग्रह ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
एक मजदूर ज़िंदगी भर कमाता है, ज़िंदगी भर खाता है, वो एक अच्छे से घर नहीं बनवाया, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता है। समझ लीजिए ये। और एक संघर्ष की इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपको एक राजा के बराबर ला के खड़ा कर देती है। ये संघर्ष की सबसे बड़ी खूबी होती है। संघर्ष में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने के लिए बहुत कुछ होता है। बस संघर्ष में एक हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। उस संघर्ष की देन थी संविधान, कि हम ये संघर्ष का जो परिणाम है अनंत काल तक इस परिणाम को बने रखना चाहते हैं, जिसमें हत्याएं ना हो, मानवतावादी लोग हों, समानतावादी लोग हों, सबको बराबरी का हक मिले। जो पढ़े वो आगे बढ़ेगा, जो निठल्लापन करेगा वो चाहे ईश्वर का हो, बेकार होगा। यही जागृति है। जो अपने आप को जितना तपा लेगा वही सोना बनेगा, जो नहीं तपाएगा वो कीचड़ में ही जाएगा। लेकिन अगर संविधान ना होगा तो बिना कीचड़ वाले को ही सोना बन जाना पड़ता, और तपे हुए लोग को राख बना दिया जाता था। तो ये संविधान की हमारी खूबी है। संविधान की पहली लाइन, हम भारत के लोग हैं। बहुत लोगों ने इसका शुरुआत कहा कि इसका ईश्वर से शुरू किया जाए, लेकिन वहीं उसी समय लोकतंत्र की पहली जीत हुई थी। हम भारत के लोग, ये शब्द डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ये कहा कि हम सबको अधिकार देंगे। आप जनगणना कीजिए। जनगणना उस समय 1931 में हुई थी। एससी और ओबीसी जो अछूत जातियाँ थीं उनको डॉक्टर अम्बेडकर शेड्यूल्ड कास्ट एक सूची बनाई थी, जिसको शेड्यूल्ड कहते हैं। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट को रखा। जो जंगल में लोग रहते थे उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। वो लिस्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। उस लिस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको दिया। बाकी जो मनुस्मृति में शूद्र जिसका वर्णन जो ब्राह्मण के करीबी थे उनको डॉक्टर अम्बेडकर ओबीसी नाम दिया। अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास थी या अदर बैकवर्ड कास्ट थी। सरदार पटेल भी नहीं जानते थे ओबीसी क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको बताया कि ओबीसी क्या है। उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, भारत में एक ऐसा वर्ग है जो एससी की तरह ही है, भले ब्राह्मण के करीब है लेकिन उसकी भी स्थिति एससीओं की तरह बदतर है। उस समय ओबीसी 1931 में 52% था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के भाग 16 में लिखा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ओबीसी 52% है। ओबीसी के लिए एक आयोग होना चाहिए। उन्हीं के अनुसार पर एक ओबीसी का आयोग है भाग 16 में। तो जब इंग्लिश में संविधान लिखा गया, इसमें 3 भागों में बांटा गया संविधान को। भाग अनुसूची और एक प्रस्तावना। संविधान के भाग कुल 22 भाग हैं। कुल 22 भाग हैं और अनुसूचियाँ कुल 12 हैं। जब संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ये संविधान का मूल ढांचा हम आपको बता रहे हैं। पहले भाग में भारत में राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, राज्यों का यूनियन होगा, क्योंकि ये जितने भी प्रदेश हैं ये सभी एक राजा की रियासत थी। उस समय लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें थीं और सबको इकट्ठा करके एक देश बनाया गया भारत। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पहला अनुच्छेद लिखा तो उसमें अनुच्छेद 1 में लिखा कि इंडिया दैट इज़ भारत। उन्होंने हिंदुस्तान या आर्यावर्त कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो जानते थे कि संविधान इंग्लिश में लिखा जा रहा है, कल का इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होगा तो इंडिया को हिंदुस्तान लिखा जाएगा। और हिंदुस्तान, हिंदू का अर्थ ये फारसी शब्द है। हिंदू हिंदी शब्द नहीं, हिंदू संस्कृत शब्द नहीं है। हिंदू अपने देश का शब्द नहीं है। इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। पर्शियन शब्द है, इसका अर्थ होता है गुलाम। तो कहते थे वो तो यहाँ जब अंग्रेज़ों ने अधिकार देना शुरू किया तो जो आर्य समाजी लोग थे वही जाके आरएसएस की स्थापना की और उन लोगों को हिंदू नाम दिया। क्योंकि ये हिंदू सबसे पहले मुगलों ने बनाया था कि यहाँ के जो लोग हैं हिंदू हैं, अर्थात गुलाम हैं, हमारे गुलाम, इनके ऊपर जजिया कर लगाया जाए। ये हिंदू ब्राह्मणों ने लिख के दिया कि हम लोग हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं, जजिया कर हमको नहीं देना चाहिए। ये लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब हिंदू बने कैसे? जब अंग्रेज़ों ने अधिकार देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो पहले से हिंदू है ही हो, अब हमारे हिंदू हो गए, हम भी हिंदू हैं। तो हिंदू अंग्रेज़ों मुगलों की दी हुई एक गाली है
तो वो जानते थे डॉक्टर अम्बेडकर, इसीलिए वो हिंदुस्तान शब्द के पक्ष में नहीं थे। आज जो पिक्चरों में मूवियों में दिखाया जाता है वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पिक्चर मूवी का कारण क्या है कि लोकतंत्र, पहले समझ लीजिए लोकतंत्र क्या है। यही लोकतंत्र को परिभाषित करता है हमारा संविधान। लोकतंत्र क्या है उसका उत्तर संविधान है। संविधान ही उसका, पूरा संविधान लोकतंत्र का उत्तर है। लोकतंत्र क्या कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार है। अब लोगों के द्वारा कायम से लोग होंगे, एक निश्चित स्थान भारत के लोग होंगे। भारत, जो भारत में रहने वाले होंगे वही भारत के नागरिक होंगे। भले विदेश से आए हों, भले बाहर के हों, विदेशी हों, लेकिन अगर वो भारत में हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, भारत सरकार से मांगना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत के संविधान के लाभान्वित होंगे। तो लोकतंत्र, अब लोगों का चुनाव कैसे होगा? जो लोग नागरिक होंगे वही चुनाव करेंगे, वोट देंगे। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, चुनाव करने को। चुनाव करने का तो अधिकार हो गया, अब चुनाव में खुद सम्मिलित होने का अर्थात राजा बनने का अधिकार, खुद हम नेता बने, उसे गणतंत्र कहते हैं। जैसे कोरिया में लोकतंत्र तो है लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है। कोरिया में राजाओं का चुनाव जनता करती है, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 ही राजा चुनाव में खड़े होते हैं, एक किम जोंग उन और उसका एक परिवार को उसका कोई भतीजा खड़ा होता है। किम जोंग उन कह देता है मुझे वोट दो, सब लोग उसी को वोट देते हैं, दूसरे कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ नाम का लोकतंत्र है, फर्जी लोकतंत्र है। वोट तो दिया जाता है, लेकिन अगर आप किम जोंग उन के सामने वहाँ की उत्तर कोरिया की जनता कहे कि मैं राजा चुनाव लड़ूंगा, तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। वहाँ का समय भी दूसरा है। आज जिस समय हम 2020 में जी रहे हैं, वहाँ 120 से 125, यहाँ 180-90 सन चल रहा है। तो सब उनका पूरा सिस्टम ही अलग है उत्तर कोरिया का। तो ये लोकतंत्र और गणतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान बनाया गया। अब लोकतंत्र के पिलर कौन कौन होते हैं? लोकतंत्र के स्तंभ कौन कौन होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। These are 4 pillars of the democracy. व्यवस्थापिका, executive, legislature, executive, judiciary and media. legislature व्यवस्थापिका जो सरकार होती है, उसी के जो मंत्री होते हैं, मंत्री का वही व्यवस्थापिका जो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका, उसी के लोग। 2 तरह की कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र का कोई सांसद चुनाव जीत गया, अगर वो मंत्री बन गया तो व्यवस्थापिका में शामिल हो गया। अगर वो मंत्री नहीं बनता है तो ऐसे ही वो साधारण कार्यपालिका में शामिल था, लेकिन वो अस्थायी कार्यपालिका अर्थात तो 5 साल के बाद हट जाएगा अगर जनता दूसरा चुन लेती है। एक स्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका में जैसे टीचर आते हैं, जो सरकारी विभाग में जितने भी कर्मचारी आते हैं वो सब कार्यपालिका में आते हैं। इसलिए आपको कार्यपालिका का हिस्सा बनना चाहिए। टीचर बन जाइए, PWD में जाइए, DM बन जाइए, SP बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, थानेदार बन जाइए, कुछ भी बनिए, वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। मतलब सरकार का जो काम है, उस सरकार का काम करने के लिए जो तंत्र है वही कार्यपालिका। सरकार जो कानून बने हैं उन कानून का पालन करवाना ही कार्यपालिका है। न्यायपालिका, जुडिशरी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका जो न्याय दिला, अर्थात जो कानून बने हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे हैं वो कानून, जनता के हित में है कि नहीं है, संविधान को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, संविधान के अनुसार हैं या नहीं है, उनकी समीक्षा करेगी न्यायपालिका, न्यायपालिका के जज। मीडिया, ये सब उसके बाद ये जनता की आवाज़ है। जनता और सरकार के बीच जो कम्युनिकेशन है, इनके बीच बात करने का एक माध्यम है जिसको हम मीडिया कहते हैं। मीडिया 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की मीडिया होती है। एक होती है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे पुराने समय में राजा लोग शिलालेख लिखवाते थे, स्तंभ लेख लिखवाते थे, प्रिंट मीडिया है। वर्तमान में जितने भी अखबार हैं, कागज़ हैं जो प्रिंट किए जाते हैं, छापे जाते हैं, वो प्रिंट मीडिया है। दूसरा है प्रिंट मीडिया। और
दूसरी मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रिक से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी है, इलेक्ट्रिक से चलती है, रेडियो है, इलेक्ट्रिक से चलता है। जो सूचना की जो संचार है, टीवी है, रेडियो है, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तीसरा है सोशल मीडिया, ये भी इलेक्ट्रिक से चलते हैं, लेकिन जैसे ये दोनों मीडिया काम नहीं करते तो सोशल मीडिया में लोग अपनी बात कह सकते हैं। इसका उदाहरण फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, वीगो, लाइक, दुनिया तरह के हर बहुत ढेर सारे। और एक है लोकल मीडिया। लोकल मीडिया में जैसे गाँव में कोई सूचना देना तो लोग काना फूसी दे देते हैं, डुगडुगी पीटती है, वो लोकल मीडिया है। तो ये सारे तंत्र हैं, इनको न्यायपालिका कहाँ सही है या कैसा कैसा फैसला दिया, ये मीडिया सरकार को बताती है, वो आवाज़ उठाती है कि ऐसा कानून है। मतलब ये चक्र चलता रहता है कानूनों का। हमारी ये मांग है, आप फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से सरकार को मैसेज भेज सकते हैं, सांसद विधायक को मैसेज भेज सकते हैं, मीडिया में आके पत्रकार बन के उनकी आवाज़ उठा सकते हैं जनता की, पेपर आप लेख लिख सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं। ये एक मीडिया का एक ताकत है, जो लोकतंत्र की, जो हमारी एक कलम है, वो लोकतंत्र की एक स्तंभ है। अब अगर इनकी समीक्षा किया जाए वर्तमान में कि किसमें कितना किसकी भागीदारी है, किस वर्ग की भागीदारी है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जो SC, OBC और यहाँ की जो माइनॉरिटी है, उनका जनसंख्या में कितना हिस्सा है और इस कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका में कितना हिस्सा है। देखा जाए तो पूरे भारत में 85% SC, OBC और माइनॉरिटी है, लेकिन अगर इन व्यवस्थापिका कार्यपालिका मीडिया में 100 लोग हैं तो उसमें 85 होने चाहिए, लेकिन 85 नहीं है। मुश्किल से इनकी संख्या 4 या 5 होगी, 4-5%। बाकी 90-95% किसी विशेष वर्ग का ही कब्जा है। तो आज भी लोकतंत्र की सही से स्थापना नहीं हो सकी है, जिसकी भरसक प्रयास हमारे संविधान में दिया गया है। तो हम ये बता रहे थे कि ये मीडिया का क्या महत्व है, कितने प्रकार की मीडिया है। अब अगर देखा जाए तो किस वर्ग का किस में कितना % है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये तो वर्तमान संविधान के है। आज इसके लिए भी आंदोलन की ज़रूरत है, संविधान को पूरी तरह से स्थापित करने की आंदोलन की ज़रूरत है। देखा जाए तो संविधान आंदोलन की ही उत्पाद है, लेकिन संविधान ऐसा एक वर्ग है जो संविधान जलाता भी है। ब्राह्मणों ने संविधान को जलाया। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। संविधान नहीं होगा, फिर एक वही समय आएगा कि जो मजबूत वर्ग होगा, सत्ताधारी वर्ग होगा, बाहुबली वर्ग होगा, पूंजीपति होगा, उसी का शासन रहेगा, सामान्य जनता उसके गुलाम होगी। एक बात और मिस हो गई कि बताना चाह रहे हैं कि जिसका हमारे पास कोई इतिहास नहीं है, केवल कल्पना की जा सकती है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसके लेख हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, साथ उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वो आद्य ऐतिहासिक, उसके पहले उसके थोड़ा और पहले जाएंगे तो प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जैसे गौतम बुद्ध थे, वो ऐतिहासिक काल था। जिनके लिपि भी है, पढ़ी भी जा सकी है, सिद्ध भी किया जा सकता है, वो ऐतिहासिक काल है। तो काल चक्र को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो संविधान के 22 भाग हैं। संविधान के पहले भाग में भारत एवं राज्यों का संघ होगा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, सिटीजनशिप का वर्णन है। और नागरिकता होती क्या है? नागरिकता का तात्पर्य यह है कि भारत के वे लोग जिनको हमें संविधान का लाभ देना है, भारत में वे लोग जो भारत की विचारधारा को मानने वाले हैं, जो भारत के संविधान को स्वीकार करने वाले हैं, जो लोग संविधान का सम्मान करेंगे वही भारत के नागरिक होंगे। अब नागरिक कौन होंगे
एक तो ये सिद्धांत हो गया जो भारत का संविधान का सम्मान करेंगे। 1955 में अधिनियम बना था कि जो भारत में प्राचीन काल से रह रहे हैं, जिनके माता पिता भारतीय हैं, मतलब जानकारी के आधार पर जो भारत में रह रहे हैं वही भारत के नागरिक हैं। फिर तरह तरह फिर संसद में इसका संशोधन किया गया कि जो विदेश से आएंगे 5 साल रहेंगे उनके खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि जो संविधान के उल्लंघन की घटनाएं हों, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। यानी कोई बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति होंगे, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको तुरंत भी दी जा सकती है। इस तरह के हमारे संविधान प्रावधान है नागरिकता देने के लिए। नागरिकता ख़त्म भी की जा सकती है। आप संविधान के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हैं, संविधान में अविश्वास प्रकट करते हैं, आप लोगों की भावनाओं का विरोध कर सकते हैं, लेकिन संविधान का विरोध नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन की गुंजाइश है। अनुच्छेद 367 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि अगर आपको संविधान से कोई आपत्ति, समाज में कोई ऐसी घटनाएं होती है जिससे आपत्ति है और वो संविधान में अगर जायज़ उसको है, तो आप उसको संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसका संशोधन की प्रक्रिया संसद में होती है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा होती है। वो अभी आपके अगले भाग में आपको बताया जाएगा कैसे होंगे। तो कहने का मतलब जो संविधान होगा वो भारत के नागरिकों के लिए होगा। संविधान के जो लाभ होंगे, संविधान के जो प्रावधान होंगे, वो नागरिकों के लिए होंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं होंगे, विदेशियों के लिए नहीं होंगे। कुछ अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को भी देंगे, जैसे उनको घूमने आते हैं तो जीवन जीने का अधिकार रहेगा, आवागमन के अधिकार रहेंगे। बाकी और उनको यहाँ पर रहने, परमानेंट रहने, उनको हक अधिकार का अधिकार नहीं रहेगा। ये नागरिकता है। नागरिकता साबित करती है कि हम भारत के हैं, इंडियन हैं। हमको पढ़ने का अधिकार, जो संविधान में जितने भी अधिकारों का वर्णन है वो सब अधिकार का हमको अधिकार है, वो ये सिद्ध करते हैं। अभी जैसे भारत सरकार एक अधिनियम लेके आई है, NRC CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब एक्ट और बिल में क्या होता है? पहले CA भी था, बिल मतलब जो पहले एक बिल लिखा जाता है कि हम ऐसा संशोधन करना चाहते हैं तो उसको बिल कहा जाता है। फिर जब संसद के 2 सदन होते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, दोनों की मोहर लगने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तो बिल एक्ट बन जाता है। फिर संविधान संशोधन हो जाता है, संविधान के अनुच्छेद में कहीं ना कहीं अटैच कर दिया जाता है, उसी को हम एक्ट कहते हैं, ACT एक्ट। तो इसे कहते हैं। अब NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। मतलब हम एक ऐसा रजिस्टर तैयार करेंगे जो सिटीजनशिप से संबंधित होगा, सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित होगा। अब इनका ऐसा जो प्रावधान है कि जो भारत में जिनके पूर्वज रह रहे हों, क्योंकि 1971 में भारत बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से बहुत ढेर सारे घुसपैठियाँ हैं, तो हम किसको घुसपैठी मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम 1970 के पहले का जो कागज़ दिखाएगा, जन्म प्रमाण पत्र दिखाएगा, उसी को हम नागरिक घोषित करेंगे। तो ऐसा उस बिल में प्रावधान किया गया है। बाद में थोड़ा संशोधन किया गया कि नहीं, 1985 से पहले जो अपना कागज़ दिखाएगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। हालांकि हमने पहले बता दिया कि संविधान एक आंदोलनों की उत्पाद है, संविधान में भी छेड़छाड़ होते हैं, तो उन उत्पाद को अगर आपको बचाना है तो संविधान को ही बचाना पड़ेगा। इसमें भी बहुत ऐसे प्रावधान हैं कि मूल निवासी यहाँ की जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बहुत पहले उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ते भी थे तो बहुत 0.1% में लोग पढ़ते थे, और जो भी पढ़े लिखे भी थे उनके पास जन्म प्रमाण पत्र ये सब दुनियादारी करने का वही नहीं था। तो लगभग 100% SC और ST तो बिल्कुल नहीं होगा, 99% OBC के पास भी नहीं होगा। अब जो लोग जमींदार रहे होंगे उनके पास तो पूरा, चाहे 1975 नहीं हो, 200 1000 मतलब 500 ईसा पूर्व का अगर कागज होगा तो वो दे सकते, क्योंकि उनके पास जमींदारी थी। तो कहने का मतलब ये इसमें समझना होगा कहाँ संविधान संशोधन में कहाँ षड्यंत्र हो रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, NRC क्या है, तो जिनका नाम लिस्ट में रहेगा वो इस नागरिक होंगे, नहीं तो सबको मतलब घुसपैठ घोषित कर दिए जाएंगे, हिरासत सेंटर डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। तो इस तरह से सरकार के अधिनियम है श्री NRC के। जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 2 से लेकर 11 तक भाग 2 है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, क्योंकि अनुच्छेद 1 में तो भारत राज्यों का संघ होगा,
2 में अगर कोई राज्य को जीतते हैं उसे भारत में कैसे सम्मिलित करना होगा। अनुच्छेद 3 में होगा कोई नाम और सीमा का परिवर्तन करना है, कोई नाम बदलना है, कैसे करना है, इनका सब प्रावधान संसद द्वारा ही होगा। फिर उसके बाद नागरिकता क्या है, नागरिक कौन होगा, भारत से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से गए, फिर यहाँ से पाकिस्तान गए, अगर फिर भारत आ गए तो भी उनको नागरिक माना जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद दिए गए हैं। फिर उसके बाद नागरिकता कैसे जा सकती है, ये प्रावधान 5 से 11 में दिए गए। उसके बाद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। 22 भाग में 395 अनुच्छेद होते हैं। 395 अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। ये 395 अनुच्छेद में कुछ उपभाग भी होते हैं जिसमें लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद बन गए हैं। अब अनुच्छेद में आ जाइए, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 जिसे फंडामेंटल मौलिक अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार के आधार पर राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या होगा। राज्य एक जनता का एक समूह होगा, लोगों के एक समूह को राज्य कहते हैं, जहाँ पर एक विशेष सरकार होगी उसे राज्य कहते हैं। अनुच्छेद 13 में कुछ है, कमेंट याद नहीं आ रहा है। अनुच्छेद 14 सभी कानून के समक्ष समान होंगे। कानून मतलब अर्थात प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और प्रोसीजर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, 2 तरह के अनुच्छेद 14 में है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। इनके अनुसार की परिभाषा दी गई कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है। अनुच्छेद 13 में याद है, अनुच्छेद 13 में यह है कि अगर कोई कानून आपस में टकराते हैं तो जो कानून मतलब कि मौलिक अधिकार का हनन करता है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ और एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ मतलब जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, जैसे कि छोटा जीव बड़े जीव को खाता है तो ये तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। लेकिन समाज में इसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि छोटा वर्ग दूसरे वर्ग को खा जाए, बड़ा वर्ग छोटे वर्ग। प्रकृति के नियम, बड़ा वर्ग छोटे वर्ग को खाए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, शेर बकरी को खा जाता है, ये सामाजिक प्रकृति का नियम है। लेकिन आप इसको हम इस्टेब्लिश समाज में नहीं कर सकते कि बड़ा वर्ग छोटे वर्ग को खा जाएगा। वो बड़ा वर्ग क्यों है, उसको तो प्रकृति ने बड़ा वर्ग बना दिया है, और समाज, इसको तो समाज ने बनाया कौन बड़ा कौन छोटा है, प्रकृति ने तो नहीं बनाया है। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये है कि कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा, सभी मानव समान है, कोई किसी पर हक अधिकार किसी का हक छीन नहीं सकता है। आप प्रकृति का उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि शेर बकरी को खा जाता है तो बड़ा वर्ग छोटे वर्ग को खा जाए, अर्थात जो तानाशाही राजतंत्र वाला शासन है, जो बाहुबली हो, वो गरीब मासूम मजदूर लोगों की ज़मीन हड़प लेगा, उनको खा जाएगा, ये गलत है। अर्थात अनुच्छेद 14 यही कहता है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ और इस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। अनुच्छेद 15 में ऐसा वर्णन किया गया है कि जाति, लिंग, भेद, स्थान, इनके आधार पर राज्य अर्थात सरकारें भेदभाव नहीं कर सकती। जो भी, चाहे वो महिला हो, आप महिला को किसी स्थान पे जाने से रोक नहीं सकते, सामाजिक स्थान पे, कि नहीं ये महिला, हम इसको पार्क नहीं जाने देंगे, धार्मिक स्थल पे नहीं जाने देंगे, ये इस वर्ग का है, इसको यहाँ नहीं आने देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे। इस पर अगर आप राज्य या कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ केस बनेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। अब जैसे सकारात्मक भेदभाव, कोई बहुत कमज़ोर दबा कुचला वर्ग है जिसको हज़ारों साल से वंचित रखा गया समाज से, तो उसके लिए हम ज़मीन की व्यवस्था, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम उसके वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे 10 घोड़े हैं जिसमें 2 घोड़े बहुत कमज़ोर हैं, उन घोड़ों के लिए हम अलग एक चारे की व्यवस्था कर दें, बर्तन की व्यवस्था कर दें और बैरिकेडिंग कर दें कि उसमें कोई घोड़ा उसके बर्तन में खाना नहीं खा पाएगा। ऐसा सभी घोड़े मजबूत हो जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 14 कहता है, सॉरी अनुच्छेद 16 कहता है, मतलब एक आरक्षण की व्यवस्था है।
रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, आरक्षित हो जाएंगे, रिजर्वेबल। अनुच्छेद 17 कहता है इस्टब्लिश एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, कोई अस्पृश्यता नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे समाज में अस्पृश्यता कितने प्रकार की होती है, वो तो अच्छी बात है, शारीरिक अस्पृश्यता खत्म हो रही है, लगभग 50% खत्म हो गई है। अभी भी भारत में 50%, क्योंकि 80% लोग गांव में रहते हैं और गांव में ही ज़्यादातर छुआछूत। शहरों में आप बस जाएंगे, नाम बदल लेंगे, टाइटल बदल लेंगे। टाइटल से याद आया कि डॉक्टर अम्बा अम्बेडकर गाँव के थे, तो जब बम्बई गए थे तो जाति के कारण, अपना अपमान के कारण उन्होंने अपना जो टाइटल था उसको अम्बा अम्बेडकर जोड़ लिया था। जैसे हमारा नाम मनोज कुमार है तो हम मनोज कुमार गेरिया अगर लिख दें शहर में जाके तो लोग समझ नहीं पाएंगे गेरिया क्या है। कोई टाइटल होगी, ब्राह्मण होगा, अच्छी जात का, ऊँची जात का होगा। डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब है, ज़रूर पढ़िएगा, वेटिंग फॉर वीज़ा। ऑडियो बुक भी उपलब्ध होगी, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। उन्होंने जातियों को कैसे नरसंहार, कैसे मानवीय मूल्यों की हत्या होती है, उन्होंने स्पष्ट दिखा। और ये किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, सबसे बड़ी बात यह है। तो अनुच्छेद 17 बताता है कि इस्टेब्लिश और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का अंत करता है, ख़त्म करता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, कोई उपाधियाँ नहीं होगी। टाइटल, आप उस तरह का टाइटल नहीं कि आप लंबरदार हैं, आप मजूमदार हैं, आप चौधरी साहब हैं, ये कोई टाइटल नहीं होगी। ये टाइटल लगाना अपराध होगा। हाँ, सरकार जैसे आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर साहब हैं, मास्टर साहब, ये टाइटल सरकारी हैं, इनको लगाई जा सकती है। लेकिन जो और भी टाइटल आप खुद से अगर कहते हैं कि हम जमींदार साहब हैं, चौधरी साहब हैं, बाबा जी हैं, ये कोई टाइटल मान्य नहीं होगी। चाहे योगी जी आप टाइटल लगे, सब टाइटल गैर संवैधानिक है। अगर कोई केस करेगा तो ये टाइटल आपको हटानी पड़ेगी। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में हमारे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। बिलीव, फेथ, वर्शिप, बिलीव, फेथ, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। There are 5 types of liberty in our preamble of Constitution, but in the Article 19 there are 6 types of liberties. 6 प्रकार की लिबर्टी हैं, स्वतंत्रता हैं, जिसमें पहला है संगठन बनाने का अधिकार, दूसरा सभा करने का अधिकार, तीसरा आवागमन की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, पेशा करने की आज़ादी और अभिव्यक्ति, इसी में आता है अभिव्यक्ति। तो इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। अर्थात आप संगठन बना सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्यों ऐसा अधिकार आपको दिया गया है? यही ना कि इसलिए कि हम संविधान को बचा सकें। ये संविधान हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे महापुरुषों के जो क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, उसको हम बचा के रखें, सुरक्षित रख सकें, बोल सकें, अपनी बात कह सकें। आज हमारे समाज के लोग नौकरी पा के घर में सो जाते हैं, संविधान से कोई मतलब ही नहीं रहता। वो कहते हैं कि हमको नौकरी मिली है, भगवान ने दे दिया है। अरे आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको संविधान का क्या पता, संविधान का इतिहास से क्या मतलब। लेकिन याद रखिए, अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं, अपने पुरखों का इतिहास नहीं जानते हैं, तो आपका भविष्य व्यर्थ में जाएगा। ये श्योर आप नोट करके रख लीजिए। आप कितने भी पूंजीपति हो जाइए, आपके बच्चों का भविष्य तो नहीं हो पाएगा। एक NRC अगर अच्छी तरह से लागू हो गई तो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, आप सिद्धि नहीं कर पाएंगे कि हम नागरिक हैं। घर, सब प्रॉपर्टी, संपत्ति 1 सेकंड में चली जाएगी। सरकार में इतनी ताकत होती कि छीन लेगी। वो ताकत आप अपने ऊपर इतनी लाइए कि सरकार निरंकुश ना होने पाए। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने जनता को एक लगाम दिया है कि राजा की लगाम जनता के हाथ में हो, और वो लगाम है संविधान। अगर आप संविधान नहीं पढ़ते हैं, देवता में मस्त रहते हैं, इसका मतलब आप लगाम छोड़े दे रहे हैं। घोड़ों को आप आज़ाद कर रहे हैं, और वो घोड़े कहीं पर भी लेके आपको गाड़ी खंडक में गिरा सकते हैं। कोई निश्चित नहीं कि वो आज रोड पे जा रहे हैं, घोड़े के ऊपर चापल लगे हुए जा रहा है घोड़ा, आप सोचेंगे बस भगवान ले जा रहा है। जिस दिन घोड़ा की आँख खुल गई, आपकी लगाम आपको अपने हाथ में नहीं है, आपको गिरा देगा। तो कहने का मतलब संविधान ही हमारा जीवन है, संविधान ही हमारी सभ्यता संस्कृति का निर्धारित करता है। अनुच्छेद 20
कहता कि खुद के खिलाफ गवाही आप नहीं दे सकते हैं। आपको जबरन किसी गवाह में शामिल करने का किसी पुलिस को, किसी बाहुबली का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने का अधिकार क्या है? जीवन पहले क्या है, जीवन की हकीकत क्या है? आप बस खाइए, जिंदा रहिए, जीवन नहीं होता है। जीवन जीने में बहुत कुछ आता है। एक स्वतंत्रता होती है, कपड़े पहनने की आज़ादी, गरिमा में शादी, अपने मन चाहा शादी करने की आज़ादी, मन चाहे शिक्षा लेने की आज़ादी, मन चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आज़ादी, मन चाहा विद्यालय में पढ़ने की आज़ादी। ये जीवन होते हैं। केवल खा के जिंदा रहना ही आज़ादी नहीं होती है। जीवन तो कीड़े मकोड़े भी जिंदा रहते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। तो जीवन को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, कई तरह से लिखा जा सकता है। जानकारी लेना भी एक जीवन का अधिकार है, जीवन का एक हिस्सा है। बगल में हमारे देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी, हमारे देश में ऐसा घटना क्यों घट रही, पिछले पहले ऐसा क्यों होता था, हमारे पुरखे कहाँ कहाँ पर धोखा खाए हैं, हम कहाँ धोखा खा सकते हैं, ये सब जानकारी लेना भी एक जीवन है। केवल भोजन करना ही जीवन नहीं। और भोजन भी करना है तो भोजन कैसे कैसे का भोजन करना है। केवल नमक रोटी का, ये भी तो एक भोजन है। आपको अगर भोजन दिया जाए कि लो भोजन का अधिकार है, आपको नमक रोटी लो, क्या ये भोजन नहीं है? आप तिरस्कार करो भोजन का। लेकिन भोजन में क्या क्या आता है? भोजन में सारे विटामिन आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब मिलकर भोजन बनता है। और उसके लिए हमें हरी सब्जी, दाल चावल ये सब खाने, मांस खाने का अधिकार है, दूध मलाई क्रीम ये खाने का अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। महाराष्ट्र में डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब है, उसमें लिखा कि एक दलित वर्ग था, अपने रिश्तेदारों को बुला के खीर पूड़ी खिलाया था, ब्राह्मणों ने उसके खाने में जहर मिला दिया था, लाठियों से लोगों को भगाया था, थूक दिया था उसके भोजन में कि तुम साले इतना गंदा, इतना गंदे लोग इतना अच्छा भोजन कैसे कर सकते हो। ये भी एक जीवन का हनन है। केवल नमक रोटी ही भोजन नहीं होती है। तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया। फिर उसमें अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार शामिल किया, ये भी एक जीवन है। 21 का ए। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के दौरान अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर किसी न किसी आपके मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगी। अब वो 24 घंटे में आवे जाने के समय, छुट्टी के समय नहीं गिना जाता है। 23 बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करते हैं, 17 अस्पृश्यता को ख़त्म करता है। उसी तरह बंधुआ आप किसी को ज़बरदस्ती काम पर नहीं लगा सकते हैं, बंधक में नहीं रख सकते हैं। आप मजदूरी करेंगे तो उसके लिए निर्वाह मजदूरी देंगे आप, एक निश्चित मजदूरी, एक निश्चित समय। डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 घंटे का समय लिखा है। उसके लिए अगर उसको कोई चोट लगती है, उसकी कुछ या कुछ भी उसके साथ घटना घटती है, उसकी जिम्मेदार उसका मालिक होगा। उसको चोट कैसे लगी, क्यों लगी। लेकिन अभी वर्तमान में योगी सरकार एक अधिनियम लेके आई है जिसमें 8 घंटे से हटा के 12 घंटे बढ़ा दिया गया है। और जो भी प्रावधान है, काफ़ी प्रावधान बढ़ा दिए हैं। मजदूर इस समय पैदल चल रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, बहुत बहुत ऐसी विडम्बनाएँ हैं, आप देख सकते हैं, मुझे व्याख्या करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से बच्चों के आप बच्चों को आप काम पे नहीं लगा सकते हो। लेकिन देखा जाता है होटलों में बहुत छोटे छोटे बच्चे प्लेट धोते रहते हैं, भट्ठे में काम करते रहते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो चाहे जो भी धर्म हो, कमियों को, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियों को छोड़ दीजिए। 3 धर्मों को अलावा, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, या कि ईसाई या क्रिश्चियनिटी हो, ये सभी लोग समानतावादी धर्म हैं। इनके क्षेत्र अलग अलग रहे हैं, आंदोलन करने के अलग अलग रहे हैं, लोग इनको मसीहा कहते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 29 तक ये धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वतंत्रता, इनको संरक्षण देता है। क्योंकि जितने भी धर्म हैं ये सब समानतावादी धर्म हैं, ब्राह्मण, पारसी और यहूदी धर्म को छोड़कर, क्योंकि ये जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं? ये खुद ही प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं, इसलिए इनका संरक्षण नहीं है संविधान में। और इसीलिए इस धर्म वाले लोग इस संविधान के विरोध करते हैं, क्योंकि यही हमारा संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, सभी धर्म को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म में टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं देना पड़ेगा कि आप इस धर्म को मानते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे जजिया कर था।
अनुच्छेद 28 कहता है कि हर एक धर्म के कोई भी संस्था बनेगी उसमें आने जाने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार, जो कम संख्या जैसे कहीं पर इस्लाम यहूदी इस्लाम यहूदी, हाँ यहूदी, वो भी हर कोई भी अल्पसंख्यक है उसका संरक्षण का देता है, अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्कृति को स्थापित करने का अधिकार रहता है। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार था, इसमें भी हटाने का षड्यंत्र था, जिसमें पहले 6 मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार थे।